हेलो स्टूडेंट, गुरुद्रोण क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समुच्चय देखा था। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय के प्रकार के बारे में डिस्कशन करना। तो आइए हम लोग समुच्चय के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, आपने पिछले क्लास में क्या देखा? पिछले क्लास में आपको ये बताया गया था कि समुच्चय है क्या। समुच्चय देखो, वैसे कहा जाता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कोई परिभाषित कलेक्शन, ठीक है, या कोई ऐसा वो ले लो, ग्रुप ले लो, कोई ऐसा ग्रुप ले लो जो कुछ डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था कि ABCD है, तो ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं वो सब कोई ना कोई चीज़ डिफाइन करते हैं। नदियों का नाम बताया गया था, वो भी कोई ना कोई चीज़ डिफाइन करता है। ठीक है, कोई और भी चीज़ ले लेते हैं जो किसी ग्रुप को बताए। जैसे क्लास 11th भी ले लिया जाता है, ये किसी ग्रुप को बता रहा है, क्योंकि क्लास 11th का मतलब इसमें पढ़ने वाले बच्चे बहुत हो सकते हैं। ठीक है, क्लास 12th ले लिए, तो क्लास 12th ये किसी ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये बता दिया गया कि समुच्चय है क्या। ठीक है, आज हमको जानना है समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समुच्चय तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं। कुछ मेन टाइप के समुच्चय यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला है रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट। ठीक है, रिक्त समुच्चय। देखो, रिक्त समुच्चय है क्या? जब किसी ग्रुप के बारे में चर्चा किया जाए, ठीक है, जब किसी ऐसे ग्रुप के बारे में बात करें और उस ग्रुप में कोई एलिमेंट हो ही ना, या कोई मेंबर ही ना हो। ठीक है, जैसे मान लो हम किसी ग्रुप के बारे में बात करें। जैसे एक बात बताओ, हम कह दें कि सन 2022 में, ठीक है, सन 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। ये बताइए, 2022 में चुनाव हो, चुनाव के बाद में डिफाइन होगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तो 2022 के बाद जो मुख्यमंत्री होगा उसका नाम आप जानते हैं? नहीं। तो वह रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, वह रिक्त समुच्चय होगा। देखो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित न हो, वह रिक्त होता है। किसी चीज के बारे में बात करिए, ठीक है। अब ये बताओ, हम ये कह दे रहा है कि ABCD में, ध्यान देना, ABCD में जेड के बाद आने वाले अक्षर का समुच्चय बताइए। तो बताओ, जेड के बाद कोई आता है? अगर हम ए से लेके जेड तक लिखते हैं तो जेड के बाद कोई आएगा? नहीं। यानी कि इसमें कितने सेट हुए, कितने अवयव हो? एक भी नहीं। ये अगर हम मान लो हमारे पास ये कोई सेट है और इसमें ABCD ऐसे करके लिख रहे हैं तो जेड तक होता है ना। और हम ये कहते हैं जेड के बाद कोई समुच्चय बनेगा क्या? तो जेड के बाद बताइए कोई अंक आता है या कोई अक्षर आता है? नहीं आता है, इसलिए वह रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, याद रखना, आपको समुच्चय दिखाने की दो विधियां बताइए, याद है? एक था सूची विधि और एक था निर्माण विधि। ठीक है, तो सूची विधि में क्या बताया गया था? सभी एलिमेंटों को लिख दिया जाता है। निर्माण विधि में उसकी विशेषता लिख दी जाती है। ठीक है, तो देखो, हमने कहा कि रिक्त समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट नहीं उपस्थित होता है, वह रिक्त समुच्चय होता है। कोई एलिमेंट नहीं उपस्थित होने क्या क्या मतलब है? जैसे हम किसी ग्रुप के बारे में जब चर्चा करें और उस ग्रुप में कोई एलिमेंट ही ना हो। जैसे आज के बारे में हम बात कर लें, आज आपका क्लास चल रहा है ना, तो आज आपके क्लास में मान लें कि 9th के बच्चे हैं, अवेलेबल नहीं है ना आज। तो हमने कह दिया या ऐसे ही ले लो, BSc वाले बच्चों का ले लो। मान लो यहाँ BSc वाले बैठे हैं, नहीं बैठे हैं ना, तो आपसे पूछा गया कि इस क्लास में, प्रेजेंट टाइम इस क्लास में BSc वाले बच्चों का समुच्चय बता दीजिए। तो बताए, आज BSc वाले बच्चे हैं? नहीं। यानी BSc का बैच खाली है ना। बोलो, BSc का बैच खाली है। तो जब खाली है तो वो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। याद रखना, जब हम किसी समुच्चय के बारे में चर्चा करें या किसी ग्रुप के बारे में चर्चा करें और उस ग्रुप में एक भी एलिमेंट न हो, ठीक है, तो उसे रिक्त समुच्चय, और इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, इसको कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? फाई से इसको प्रेजेंट किया जाता है। याद रखना, ये फाई इसको कहा जाता है। ऐसे जीरो बना के इसको काट दीजिए, इसको फाई कहा जाता है। तो जब भी कहीं आपको लिखिएगा कि फाई, आप समझ जाइएगा इसमें कोई समुच्चय नहीं है। ठीक है, फाई जब लिखा हो तो आप समझ जाइएगा इसमें कोई समुच्चय नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट
समझ में आ रही है ना। रिक्त समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो। याद रखना, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, कोई एलिमेंट न हो। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। याद रखें इस बात को। अब घर जाके या वीडियो को देख के नोट करते रहिएगा इन चीज़ों को, जिस चीज़ बताया जा रहा है उस चीज़ को नोट करते जाइएगा। दूसरा जो सेट होता है वह होता है एकल समुच्चय। याद रखना, दूसरा सेट क्या होता है? एकल समुच्चय, सिंगल सेट। क्या कहते हैं? सिंगल सेट, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या है? देखो, जब हम किसी ग्रुप के बारे में चर्चा करें, ठीक है, जब किसी ग्रुप के बारे में चर्चा करें, उस ग्रुप में केवल एक ही अवयव हो, ठीक है, जब किसी ग्रुप के बारे में चर्चा करिए और उस ग्रुप में केवल एक ही अवयव मिले आपको, तो वह सिंगल सेट कहलाता है। जैसे हमने कह दिया कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो बताइए वर्तमान में भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं? तो एक ही है ना, क्या नाम है? नरेंद्र मोदी, है ना। तो कोई एक ही, चार प्रधानमंत्री नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री, तो देखो प्रधानमंत्री का मतलब होता है एक ग्रुप, क्योंकि भारत में कई प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक गिनोगे तो कहीं ना कहीं 10, 12, 15, 20 जो भी होंगे ना। तो 15 अगर हमने कह दिया भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो भारत के सभी प्रधानमंत्री लिखेंगे। और हमने ये कहा कि सन 2013 में, ठीक है, सन 2013 के प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो सन 2013 में कोई एक ही रहा हो, एक साथ केवल एक प्रधानमंत्री आता है, याद रखिए, एक साथ चार नहीं। अगर हमने ये कहा कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तब सबका लिखेंगे, तो वहाँ ज़्यादा लोग हो जाएंगे। अब ये कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का समुच्चय, तो उत्तर प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री? एक। जब हम किसी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करें, ठीक है, किसी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में या किसी ऐसे ग्रुप के बारे में चर्चा करें जहाँ केवल एक ही अवयव उपस्थित होगा, वह एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, याद रखना, एकल समुच्चय मतलब ये मान लो हमने बनाया और उसमें एक ही समुच्चय उपस्थित है। याद रखना, समुच्चय को दर्शाने के लिए हमेशा मझले कोष्ठक का यूज किया जाता है, पता है ना, मझले कोष्ठक, याद रखना। और मझले कोष्ठक के अंदर जो लोग होते हैं उन्हीं को हम अवयव कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। समझ रहा ना, एलिमेंट यानी मेंबर जिसको कहा जाता है, ये बात याद रखिए। मझले कोष्ठक के अंदर जो लिखे जाते हैं वह एलिमेंट कहलाते हैं, उन्हीं को मेंबर के नाम से पूछा जाता है। अब ये बातें आप याद रखिए, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए। सिंगल सेट का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी ऐसे ग्रुप के बारे में चर्चा करें कि उस ग्रुप में केवल एक ही अवयव उपस्थित हो, तो वह सिंगल सेट यानी कि एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, हमें कहा कि विश्व में भारत देश का समुच्चय बताइए, तो विश्व में भारत कितने देश हैं? भारत के नाम से केवल एक ही देश है ना, ठीक है, तो वहाँ भी वह सिंगल सेट हो गया। ठीक, देखो कोई भी डिस्कशन करना, अगर एक बात कहें, मान लीजिए कि आपके क्लास में इंटर में केवल एक ही लड़का पढ़ रहा है, तो हमने कहा क्लास 12 का समुच्चय, तो क्लास 12 में केवल एक लड़का पढ़ रहा है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? सिंगल सेट। ठीक है, जहाँ जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करो और ग्रुप के बारे में, ठीक है, जब भी किसी ग्रुप के बारे में बात करो और उस ग्रुप में केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे देखो हमने कहा कि विश्व के सभी देश, तो विश्व देश का मतलब एक ग्रुप, एक ही देश नहीं होता है। अगर मान लो हमने कहा कि देशों का नाम बताइए, तो आप देश में एक ही देश का नाम थोड़ी जानते हैं, ऐसे करके लगभग 212 के आसपास देश हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 कम भी हो सकते हैं, हाँ 200 से अधिक ही देश है पूरे विश्व में। तो हम सबका नाम लिखे, अगर हम लोग स्पेशली किसी का नाम दे दिए कि विश्व में अमेरिका देश का समुच्चय, तो अमेरिका केवल एक, रूस केवल एक, चाइना भी एक ही है, इंडिया भी एक ही है, जापान भी एक ही है ना, तो सारे देश अपने स्थान पे सिंगल सेट बनाएंगे। लेकिन हमने कहा कि देश, तो देश में बहुत सारे देश हैं। अब हमने ये कहा कि भारत में गंगा नदी का समुच्चय, तो गंगा एक ही, ठीक है, जिसके बारे में चर्चा करें वह केवल एक ही हो, वह सिंगल सेट हो।
समझ रहे हो ना। अब ये बताओ, जैसे हम लिखते हैं एक तरीके से संख्या के रूप में देखा जाए तो एक से प्राकृतिक संख्या, ध्यान देना, प्राकृतिक संख्या जानते हैं ना, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है प्राकृतिक संख्या। अब इसमें पूछ दिया गया कृत्रिम संख्या का समुच्चय बताइए। कृत्रिम संख्या का मतलब होता है, कृत्रिम का मतलब जो चीज बनाया गया है, जिसकी खोज की गई है, ठीक है। तो कृत्रिम संख्या 0 को कृत्रिम संख्या माना जाता है, याद रखिएगा। कृत्रिम संख्या पूछा जाए क्या कहेंगे, 0 संख्या हमारी 1 से 9 तक होती है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और जो 0 होता है वह कृत्रिम संख्या, ये बनाया गया, इसकी खोज की गई है। 1 से 9 तक संख्या खोजी नहीं गई थी, ऑटोमेटिक को प्राकृतिक माना जाता है, और 0 को आर्यभट्ट ने खोजा, ठीक है, आवश्यकता के हिसाब से। तो 0 को आर्यभट्ट ने खोजा, इसलिए इसको कृत्रिम संख्या कहा गया। तो अगर हम पूछते हैं कृत्रिम संख्या का समुच्चय बताइए, तो कृत्रिम संख्या केवल एक ही होगा, सिर्फ 0 होता है। तो कृत्रिम संख्या का जो समुच्चय हुआ वह 0 हुआ। अब एक बात हम और आपसे कहेंगे कि सम संख्या में, ठीक है, सम संख्या में अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताइए। एकल सेट होगा कि कौन सा सेट होगा, ध्यान देना। अगर में हम ये बात करते हैं सम संख्या में, सम संख्याओं में अगर में हम पूछें कि अभाज्य संख्या का समुच्चय बताइए, तो सम संख्या आप जानते होंगे 2 4 6 8 10 डाट करके इन्फिनिटी तक, ये होता है सम संख्या। अब सम संख्या हमने कहा अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो संख्या किसी से कटती नहीं, यानी कि या तो वह अपने आप से कटे, नहीं तो 1 से कटे। तो सम संख्या में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य होती है, याद रखना। 2 क्या होती है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, याद रखना। 2 अभाज्य संख्या, बाकी सारी संख्या कहीं ना कहीं जरूर किसी अन्य संख्या से कटती है। जैसे 4 है तो देखो 2 से भी कट जाए, 2 है तो केवल 2 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, इसलिए वह अभाज्य संख्या। तो इस कंडीशन में सम, अगर हमने ये कहा कि सम संख्याओं में अभाज्य संख्या का जो समुच्चय है वो बताइए, तो सम संख्या में अभाज्य संख्या का जो समुच्चय हो केवल एक ही होगा, इसलिए वो क्या होगा, सिंगल सेट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब चलिए अब अगली चीज पे आए। 2 टाइप का होता है, तीसरा होता है परिमित। फिनिट सेट, फिनिट सेट। परिमित समुच्चय का मतलब ये होता है कि जब हम किसी समुच्चय के बारे में बात करें, ठीक है, जब भी हम किसी समुच्चय के बारे में बात करें और उस समुच्चय में अवयवों की संख्या यदि आप गिन पाते हो तो समझ लीजिएगा वह परिमित समुच्चय है। अवयवों की संख्या गिनने का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो ये बताए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26, तो गिन पाओगे ना। तो जिस समुच्चय में कुछ अधिक ही अवयव हो उससे कोई मतलब नहीं, कितने भी एलिमेंट हो यदि काउंट कर पाते हो, आप गिन पाते हो, तो वो परिमित समुच्चय। कहने का मतलब है कि मान लो कि हमने ए द्वारा अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षरों का समुच्चय लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे करके जेड तक लिखोगे ना, क्या बताइए इस सब को तो आप गिन पाओगे। तो जहाँ पे ग्रुप में अवयवों की संख्या अधिक हो और जब उसको आप गिन पाओगे तो क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। जैसे हमने एक और उदाहरण ले ली, प्राकृतिक नहीं लेंगे, हमने ये कह दिया कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो जवाहरलाल नेहरू से अभी यहाँ तक लिख लो तो गिने जा सकते हैं। ठीक है, भारत में कितने मुख्यमंत्री, ये भी कहा जा सकता है कि विश्व में पूरी जनसंख्या का समुच्चय। तो एक अनुमान के तहत कहा गया है कि 7 अरब लोग विश्व में रहते हैं, तो काउंटेबल है ना। तो जब जो चीज़ काउंटेबल होगा, जिनको हम गिन पाएंगे, वह परिमित समुच्चय होगा। गिन पाएंगे मतलब आपके क्लास के विद्यार्थी का समुच्चय, क्लास में आपको मान लीजिए 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों का जो समुच्चय 40 में काउंट कर लिए ना। जब भी किसी वस्तु को जब आप काउंट कर पाओगे तो समझ लेना वह कौन सा समुच्चय होगा,
परिमित समुच्चय होगा, डिफाइंड सेट होगा या फिनिट सेट होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो परिमित समुच्चय की गणना की जाती है। कैसे गणना की जाती है? मान लो ये परिमित समुच्चय ए, इसको ए से प्रदर्शित किया गया, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 26 ना। तो इसको लिखेंगे n a 26। इसको कहा जाता है परिमित समुच्चयों की गणना। मतलब यह लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ए, मतलब ए में कितने अवयव उपस्थित है। ये बताइए इस ए में कितने अवयव होंगे? 26। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 26। अब ये बताओ, अगर हमने लिखा अंग्रेजी वर्ड मान लो स्वरों का समुच्चय ए ई आई ओ, बोले जानते हैं ये बताए परिमित है कि परिमित है ना? क्यों परिमित है? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या हम गिन पा रहे हैं, 5 ही है। तो इसको लिखना है कैसे लिखें? n a इक्वल टू 5। बोलिए समझ रहे बात? n a इक्वल टू कितना? 5। यानी कि n a का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ a, ठीक है, नंबर ऑफ a मतलब a के कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ a, ठीक है, इक्वल टू 5। यानी कि समुच्चय a में 5 अवयव है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब मान लो कि हमने कुछ और लिखा, x इक्वल टू ऐसे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलिए, ठीक है। अब इतना हमने लिखा x इक्वल टू ये बताइए परिमित समुच्चय होगा? फिनिट सेट होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ सेट की संख्या, सेट में उपस्थित एलिमेंटों की संख्या काउंटेबल है। मतलब सेट में जितने एलिमेंट हैं सबको हम यहाँ काउंट कर पाएंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ x इक्वल टू कितने हैं? 9। मतलब समुच्चय, ये देखो समुच्चय, ये x क्या है? समुच्चय, और n मतलब नंबर, संख्या बतानी। n का मतलब संख्या बतानी। नंबर ऑफ x इक्वल टू 9, मतलब समुच्चय x में कितने एलिमेंट हुए? 9। बात समझ में आ रही है? अब ये देखो, ये हमारा परिमित समुच्चय। कोई दिक्कत होगा तो बताना। उसके बाद एक और सेट आता है अपरिमित समुच्चय। इनडिफाइंड या इन्फिनिटी सेट। ठीक है, इन्फिनिटी सेट क्या है? जब भी किसी ग्रुप के बारे में चर्चा किया जाए और उस ग्रुप में अवयवों की संख्या गिनी न जा सके, ठीक है, उस ग्रुप में अवयवों की संख्या गिनी न जा सके तो उसको आप कहोगे अपरिमित समुच्चय। कोई एक एग्जांपल आप अपने मन से बताइए, सोच के बताइए कि कुछ एक ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें अवयवों की संख्या हम गिन न पाए। और परिमित का मतलब ये होगा कि जब किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या इतनी अधिक हो कि हम उसको गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होगा कि जब किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या अनंत हो या अवयवों की संख्या हम गिन नहीं पाएंगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बताओ, कुछ सोच के बताओ, अच्छे बताओ। चावल भी ले सकते हैं, एक बोरी में चावलों का समुच्चय, ये भी ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल बताओ। चीनी भी, चलो ठीक है। ये बताओ, अगर ये कह दें कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी तारों का समुच्चय, ये भी तो हो सकता है। सूर्य तो चलो ठीक है, मान लो यहाँ एक मान रहे हैं, लेकिन है बहुत सारे सूर्य भी है, सूर्य को भी गिनती नहीं किया जा सकता। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं, ठीक है, हमको तो एक ही मिल रहा है ना, एक ही दिखाई दे रहा है। अब ऐसे आकाशगंगा में सभी तारों का समुच्चय, ठीक है, आकाशगंगा में कितने तारे हैं गिनते रहो, ठीक है, हम काउंट नहीं कर पाए। ये कह दें कि ये बताओ भारत में, ठीक है, सभी बुद्धिमान विद्यार्थियों का समुच्चय, कौन किसको कहोगे बुद्धिमान और किसको कहोगे कमजोर, कह पाओगे? तो ये भी गिनना मुश्किल है। देखो, जब हम किसी समुच्चय, किसी ग्रुप के बारे में चर्चा करें और उस ग्रुप में, ठीक है,
उपस्थित एलिमेंट जो होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते। याद रखना, जब किसी ग्रुप में उपस्थित एलिमेंट काउंटेबल नहीं है तो वह अपरिमित सेट हो जाएगा। कोई और एग्जांपल आप ले लीजिए, कह दीजिए पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवधारियों का समुच्चय। तो पृथ्वी पे कितने प्रकार की जीवधारी आपको पता है? अभी मान लो मछली में जाओगे तो मछली की ही कई प्रजातियां हैं, ठीक है। मेढक में जाओगे, मेढक की कई प्रजातियां, तो सब जीवधारी ही तो है, जिसमें जीवन पाया जाता है वह जीवधारी है। तो पृथ्वी के ऊपर सभी जीवधारियों का समुच्चय भी हम नहीं कह सकते, ठीक है। इस टाइप से और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें अवयवों की संख्या हम गिनती नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या हुआ? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनने योग्य न हो या काउंटेबल नहीं है, वह अपरिमित समुच्चय, ठीक है। आपने एग्जाम्पल में क्या ले ली? मैंने कह दिया कि हमारे आकाशगंगा में सभी तारों का समुच्चय। अब तक कह दिया कि एक बोरे में जितने चावल होंगे चावलों का समुच्चय काउंटेबल कर नहीं हो पाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर स्थित सभी जीवधारियों का समुच्चय, भारत में ही कह लो या पूरे विश्व में कह लो सभी बुद्धिमान विद्यार्थियों का समुच्चय, ये भी नहीं कहा जा सकता। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में या पूरे विश्व में सभी क्रिकेटरों का समुच्चय। कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं हमको क्या पता? हम जो टीवी में देखते हैं बस उतना ही लोग थोड़ी क्रिकेट खेलते हैं। आप भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, और भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम गिनने कहाँ जा पाएंगे बताइए? नहीं हो पाएगा। इसी टाइप से ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। आप जितने भी एग्जाम्पल जानते हो आप करते रहिए। देखो, जो एग्जाम्पल आपको जो बताया, जो डेफिनेशन आपको बताया जा रहा है, बात सुनिए, आप जब भी घर पर बैठ कर पढ़िएगा तो उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि नोट यहाँ कितना नोट आपको बनवाएंगे, आप यदि अपने आप से नोट बनाते हो तो बेस्ट बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम जो बता रहे हैं आप उसको नोट करते रहिएगा, जो भी दिक्कत लग रहा है खोज करके नोट करते रहिएगा, ठीक है। अपरिमित सेट हो गया। तब अगला एक और सेट 5वें नंबर पे, देखो बहुत मुश्किल नहीं है, सब सिंपल ही तो है, ठीक है। कोई भी सेट हार्ड नहीं, रिक्त समुच्चय एक भी सेट नहीं, एकल समुच्चय, एक परिमित में गिनने योग्य 10, 20, 50 और अपरिमित में अनंत, ठीक है। उसके बाद आता है समुच्चय समान समुच्चय, इक्विवेलेंस सेट, ठीक है। समान समुच्चय का मतलब क्या है? समान समुच्चय का मतलब ये होता है कि देखो इसमें दो बात होती है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ समुच्चय, याद रखना कि यहाँ तक जो सेट पढ़ा है वह सेट के मुख्य यही प्रकार थे। अब यहाँ पे हम एक से अधिक सेटों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे एक ही साथ दो सेट आ जाए। यहाँ तक एक ही साथ केवल एक सेट के बारे में हमने चर्चा की, एक साथ केवल एक ही सेट आता। जैसे मान लो हमने रिक्त समुच्चय के बारे में चर्चा की, इसमें कह दिए हमने इसके बारे में चर्चा किया कि इसमें मान लो कोई एक ही दे एकल हो गई। परिमित में हमने कह दिया कि ए इक्वल टू मान लो ए बी सी डी ऐसे डेफिनेट तक कह दिए। और अपरिमित में हमने ए इक्वल टू पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवधारी, ठीक है, या आकाशगंगा में सभी तारों का कह सकते हो ना। तो ये बताओ यहाँ सिर्फ एक, इसमें तो ये तो मान लो अगर हम ए इक्वल टू कोई सेट है फाइव, मतलब फाइव का मतलब क्या? एक भी नहीं, याद रखना फाइव का मतलब रिक्त इम्पटी, और इसका मतलब सिंगल, इसमें एक ही है ना, ये सिंगल सेट। इसमें 26 है, इसका मतलब परिमित होगा, और इसमें पृथ्वी पर सभी जीवधारी मतलब अपरिमित। ये अकेले सेट के बारे में चर्चा है, याद रखिएगा। समुच्चय के मुख्य यही प्रकार है। अब हम समुच्चय को यहाँ से जो समुच्चय पढ़ने जा रहा है वह तुलनात्मक समुच्चय के रूप में लिया जाए। तुलनात्मक समुच्चय के रूप में क्या होता है? तुलनात्मक सेट जो होता है वह एक से अधिक समुच्चय के बारे में डिस्कशन करता है, ठीक है। जब एक से अधिक समुच्चय होते हैं तो वहाँ पे तुलनात्मक सेट होता है। जैसे किसी एक सेट की दूसरे सेट के साथ कंपैरिजन करना, ठीक है, किसी एक सेट का दूसरे सेट के साथ तुलना करना, ठीक है। जैसे लड़के ही होते हैं, क्लास में जब कंपटीशन होता है तो एक लड़का सोचता है वो हमसे तेज है, तो अपने आप का तुलना करता है, ठीक है, वो हमसे तेज है। तो कोई एक लड़का अपने आप से नहीं कहता कि हम अपने आप से तेज हैं, वो किसी सामने वाले से कहता है, या उसके मन में ही आता है, तो सामने वाले के प्रति ही आता है ना, वह लड़का हमसे कमज़ोर या वह लड़का हमसे तेज है। तो तुलनात्मक ये बात जो होती है तुलनात्मक हो जाती है, ठीक है, कंपैरिजन की बात है। तो समान समुच्चय में भी
हम तुलनात्मक समुच्चय के बारे में अब डिस्कशन करेंगे। तो तुलनात्मक समुच्चय, ठीक है, मतलब कंपैरिजन सेट। इस कंडीशन देखो, समान समुच्चय के लिए हमारे पास कम से कम 2 सेट होने चाहिए। एक सेट हम ए मान ली और एक सेट क्या मान ली, बी मान ली, याद रखना। और यदि हमने कहा कि 2 समुच्चय है हमारे पास और उन समुच्चयों में अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए तो वह समान सेट होगा। जैसे मान लो इसमें हमने कोई अवयव ले लिया ए बी सी डी ई ले लिया और सेम इसमें भी वही ले लिए, ठीक है। तो सेट ए और सेट बी को, ये देखो ये भी कोई सेट है, समुच्चय है ना, ये भी कोई समुच्चय और ये भी कोई समुच्चय। ये बताइए अगर अकेले अकेले देखा जाए तो यह परिमित समुच्चय होगा, ये भी परिमित समुच्चय। और जब दोनों को एक साथ लिया जाएगा तो यह कौन सा समुच्चय हो जाएगा, समान। क्यों? क्योंकि ए में 5 एलिमेंट है, बी में भी 5 एलिमेंट है। याद रखना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज सीखोगे। इसमें 5 एलिमेंट, इसमें कितने, 5, लेकिन एलिमेंटों की संख्या भी देखो समान। जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, इसलिए सेट ए इक्वल टू सेट बी, इसको क्या कहा जाएगा, समान समुच्चय। देख लीजिएगा, सेट ए में जितने हैं सेट बी में भी उतना ही है। तो सेट ए और बी में एलिमेंटों की संख्या भी उतना ही है जितना सेट ए और बी में एलिमेंटों की संख्या इक्वल है ना। और ए इसमें जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में है। समझ रहे समान क्या है। इसके बाद एक और सेट आता है 6ठा नंबर, समतुल्य। याद रखना, समतुल्य समुच्चय। ये क्या है, समतुल्य समुच्चय का मतलब होता है, सेम यही बात थोड़ा सा देखना डिफरेंट टाइप का हम कर रहे हैं। इस समान समुच्चय में होता था, समान समुच्चय में होता था कि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी होता है, ठीक है, और नंबर भी इक्वल होते हैं। समतुल्य समुच्चय होता है कि इसमें जितने एलिमेंट होंगे ए में, बी में भी उतना ही एलिमेंट होंगे, चाहे एलिमेंट अलग अलग ही क्यों ना हो, ठीक है। इसमें अलग अलग एलिमेंट होंगे लेकिन एलिमेंटों की संख्या इक्वल होगी। इसमें अलग अलग नहीं होंगे, इसमें सेम एलिमेंट भी होंगे और एलिमेंटों की संख्या भी इक्वल होगी। याद रखना, अगर सेट ए जो है सेट बी के बराबर है और सेट ए में जितने एलिमेंट है सेट बी में भी उतना ही एलिमेंट, समझ रहे हो। यन लगाने का मतलब क्या है, ए में कितने एलिमेंट हैं, यन लगाने का मतलब ए में कितने, ए में 5 एलिमेंट, बी में भी 5 एलिमेंट है ना। और ए और बी बराबर कब है, इसमें देखो समान एलिमेंट। और समतुल्य का मतलब होता है कि मान लो इसमें ए बी सी डी ई दे दिया और बी वाले में हमने दे दिया 1 2 3 4 5, ये समतुल्य होता है। समतुल्य का मतलब एक जैसा, ठीक है। देखो ये समतुल्य है, इसमें याद रखना, इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है। इसमें क्या होता है, इन दोनों में समानता क्या होती है कि एलिमेंटों की संख्या दोनों में बराबर होती है। इसमें यह होता है कि जो एलिमेंट ए में होगा वही बी में होता है। इसमें यह होता है कि जो ए में होगा आवश्यक नहीं है कि बी में हो, ठीक है, एलिमेंटों की संख्या से इक्वल। इसमें याद रखना जो ए होता है वह बी के बराबर नहीं होता, ठीक है। सेट ए और सेट बी हमेशा बराबर नहीं, लेकिन जो सेट ए में जितने होंगे, सेट ए में कितने 5, उतना ही सेट बी में भी होना चाहिए, ठीक है। ये बात याद समझना है। बोलो कोई दिक्कत होगा तो बताओ। जितने सेट ए में एलिमेंट होंगे उतना ही सेट बी में भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। और चाहे एलिमेंटों के एलिमेंट अलग अलग ही क्यों ना हो, इसमें क्या होता है जो सेट ए में होगा वही बी में भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। मतलब 5 इसमें है तो 5 इसमें, और जो इसमें वही इसमें। एक और सेट आपको जानना है, कुल 6 सेट हम जाना। इसमें याद रखिएगा ये समुच्चय के मुख्य प्रकार है, यह तुलना की दृष्टि से समुच्चय के प्रकार है, ठीक है, तुलनात्मक दृष्टि से आप इसको लिख सकते हैं तुलनात्मक, ठीक है। ये तुलनात्मक समुच्चय के रूप में मान लिया जाता है और बाकी ये सेट सिंगल सेट के रूप में माने जाते हैं। आपको इसको नोट करना होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसको रख कर, क्योंकि स्पेस नहीं है। अगला एक सेट और आपको जानना है,
ठीक है, एक सेट हमको और जानना। पहला लास्ट 7वें नंबर एक सेट और जान लीजिए, समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय, देखो जब हम किसी समुच्चय के बारे में चर्चा करें और उसमें समुच्चय के अंदर समुच्चय होता है, ठीक है, तो वह समुच्चयों का समुच्चय। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल समझना, जैसे हमने कहा क्लास 11th का समुच्चय, ध्यान देना, क्लास 11th का समुच्चय, ठीक है। अब क्लास 11th में मान लो कि हम क्लास 11th के समुच्चय को ए द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, बात समझ लो, ठीक है, किसी ए द्वारा हम क्लास 11th के समुच्चय को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्लास 11th में यदि स्टूडेंटों को लेते हैं, तो स्टूडेंट को जब लोगे तो स्टूडेंट जो होंगे वह अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान देना, इसमें अब मान लो कि लिख दी, ध्यान कुछ नाम लिख रहे हैं, राम, ठीक है, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ लड़की का भी नाम लिख लेते हैं, राधा, सीता, गीता, ठीक है, और भी 4-5 नाम लिख। ये मान लो क्लास 11th का समुच्चय। अब क्लास 11th का समुच्चय है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक समुच्चय ये भी होगा कि ये मैथ पढ़ता है कि बायो पढ़ता है, क्योंकि मैथ भी एक ग्रुप है। बोलो, क्लास 11th के अंदर, अब ध्यान देना, इसके अंदर समुच्चय मिलता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू, मान लो ये मैथ पढ़ता है, राम, ठीक है, और सोहन मैथ पढ़ते हैं, और इसमें से कोई लड़की ले, सीता मान लो मैथ पढ़ती है, तो राम, ध्यान देना, सोहन, सीता। अब इसको क्या करेंगे हम, एक कोष्टक में बंद कर देंगे, ये मैथ वाले को कामा लगा के आगे श्याम, मोहन, राधा, गीता, ये बायो वाले हो गए। ये देखो, ये आपका मेन कोष्टक होता है, और इसके अंदर यह एक ग्रुप है और यह एक ग्रुप है, ये मैथ का ग्रुप है और ये क्या है, बायो का ग्रुप। ये बताओ, ये मेन समुच्चय था ना क्लास 11, उसके अंदर समुच्चय मिला तो वह समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लो हम एक बात करें, ऐसे कहीं आपको मिल जाए 1, 2 और फिर उसके अंदर मझले कोष्टक के अंदर एक बार और कोष्टक मिलता है, तो आप समझिएगा वह क्या होगा, सेट्स ऑफ सेट, समुच्चयों का समुच्चय। अब मान लो इसके अंदर हमने कहीं लिख दिया 3, 4, फिर 1, 5, 6। अब देखो मझला कोष्टक, मेन कोष्टक तो हमारे ये है, ये वाला मेन कोष्टक है, और इसके अंदर एक और कोष्टक है, मतलब ये भी एक समुच्चय को ही बताता है। ये भी क्या बताता है, समुच्चय ही बताता है, और ये पहले से समुच्चय बताता है, तो 2 बार समुच्चय हो गया। तो जब 2 बार समुच्चय हो गया तो वह समुच्चयों का समुच्चय कहलाएगा। 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। हम एक और एग्जाम्पल ले लें, ऐसे लगा है, और यहाँ लिख लें 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6। अब ये कितनी बार हो जाएगा, तो जब मझले कोष्टक कई बार आएंगे ना, तो समझ जाना वह समुच्चयों का समुच्चय। और एक बात और तो ध्यान देना, यहाँ एक बात हमको और बता, ये क्या समुच्चयों का समुच्चय, सेट्स ऑफ सेट, याद रखिएगा, ये सेट ऑफ सेट। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा, कहीं ऐसे लिख दिया गया और यही बात ऐसे लिख दिया गया, तो बताइए इनमें अंतर बता दीजिए, बता पाएंगे? ये देखो, जब कोष्टक जब तक नहीं लगा तब तक ये समुच्चय अभी बना नहीं। जब कोष्टक नहीं लगा है तो याद रखना, इसको कहेंगे रिक्त समुच्चय। क्या कहेंगे? जब कोष्टक लगे तो इसको कहेंगे एकल समुच्चय। क्या कहेंगे? क्योंकि कोष्टक के अंदर है ना, तो कोष्टक के अंदर यह अवयव होगा। कोष्टक के अंदर ये क्या होगा? अवयव। ये जो फाई है अवयव का काम करेगा। तो कोष्टक के अंदर कितना फाई है? एक ही फाई है। यह एकल समुच्चय होगा और ये कोष्टक नहीं लगा है, इसका मतलब ये समुच्चय को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना?
ये समुच्चय को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। यह समुच्चयों का समुच्चय था। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने क्या देखा, आज हमने क्लास में देखा समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कुल कितने प्रकार के होते हैं हमने डिस्कशन कर लिया। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगले वीडियो हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक होगा।